ओके डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, आज मैं एक फिर नए लेक्चर के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। बस उससे पहले मैं 2 मिनट टाइम लूंगा। लेक्चर के बाद में मेरे जो टीम के मेंबर्स बताते हैं आप लोगों के डिमांड कि किस तरह के लेक्चर्स आपको चाहिए। तो मेरे सामने जो डिमांड आता है वो बहुत अजीब टॉपिक होते हैं। कोई भोज परमार पर, कोई स्वीडन और यूरोप के संबंधों पर। मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब है कि जो मेरा लेक्चर है उस लेक्चर के लार्जर ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले मेरे ऑडियंस को समझना चाहिए। मैं 2 तरह की लेक्चर्स को रिकॉर्ड करता हूं। एक आप देखते हैं प्रेजेंट एंड द पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज और दूसरा है क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज। मैं मानता हूं कि दोनों तरह के लेक्चर्स इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं और मेरे लिए इंटरटेनमेंट सेकेंडरी है, क्योंकि नॉर्मली जो चैनल का यूज इंटरटेनमेंट के ख्याल से होता है उसको मैं तरजीह नहीं देता हूं। एक्चुअली मैं चाहता हूं कि पैराडाइम शिफ्टिंग सेशन हो, मेरे लाखों ऑडियंस का देखने, पढ़ने, समझने का नजरिया चेंज हो। मेरे लिए एक मिशन है ये। तो प्रेजेंट एंड द पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज चलाने का मतलब होता है कि जब हम अतीत के चश्मे से वर्तमान को देखते हैं, विदाउट द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री हमारे सोशल साइंस का नॉलेज कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो हम उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो पूरा पिक्चर हमारे सामने आता है। जैसे आपने मणिपुर का प्रॉब्लम करंट में बहुत जगहों पर सुना होगा, लेकिन जब आपने हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में उसे देखा तो उसका एक नई मीनिंग आपको पता चला होगा, मेरा विश्वास है। उसी तरीके से एक दूसरा लेक्चर जो क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज है, उसके पीछे मेरा उद्देश्य यह होता है कि मैं आपको एक सिग्नल दे सकूं, समझा सकूं कि देखिए सोशल साइंस में कभी भी एक सिंगल पर्सपेक्टिव नहीं हो सकता, मल्टी पर्सपेक्टिव होता है। और यही सोशल साइंस की ब्यूटी होती है, इसमें कभी कंसेंसस नहीं होता है। जिस दिन सोशल साइंस में कंसेंसस हो जाएगा उस दिन सामाजिक विज्ञान, जिसको ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट कहते हैं, मानविकी विषय, उसका डेथ हो जाएगा। ये हमेशा यही तो इसका आज अगर आप समझ लें कि शेक्सपियर का अगर प्ले 16वीं सेंचुरी में लिखा गया तो हर डेकेड में उस पर नए बुक आते हैं और एक नई इंटरप्रिटेशन आता है। आज आप देखिए रामायण और महाभारत आपका साहित्य है, दैट इज नॉट द हिस्ट्री, लेकिन उसकी जो रचना है, जैसे रामायण और महाभारत हमारी माइथोलॉजी है, पवित्र ग्रंथ है, उसका भी इंटरप्रिटेशन हर डेकेड में आता है। आप गौर करके देखते होंगे महाभारत कभी दुर्योधन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो होता क्या है कि अब जो ये सोशल मीडिया का टाइम आ गया तो नॉर्मली क्या होता है कि लोगों का जो विचार है वो बहुत ही सिंगल पर्सपेक्टिव बेस्ड होता जा रहा है। मतलब या तो आप करेक्ट हैं या गलत हैं, इस तरह की सोच आती जा रही है। इस कारण से समाज में क्लैश भी बढ़ रहा है, भाई मेरा विचार सही है, इनका गलत है। नहीं, एवरी इश्यू इज हैविंग मोर देन वन पर्सपेक्टिव। तो मेरा क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज बताने की वजह यह होती है, जैसे अगर कोई यह बोले कि चलो जापान पर जो परमाणु हमला हुआ था अमेरिका का, वह यूएसए जापान को सरेंडर कराना चाहता था, जापान को मजा चखाना चाहता था, या जापान को जल्दी घुटने टेकने के लिए मजबूर करना चाहता था, तो मैं यह नहीं कहूंगा कि ही इज रॉन्ग, मैं कहूंगा यह उनका एक पर्सपेक्टिव है। लेकिन इससे इतर भी पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू पीपल कि मेरे इस लेक्चर को थोड़ा अलग लीजिए। ये ऐसा नहीं कि मैं भोज परमार की कहानी बताने के लिए आपको आता हूं। हां, एक सेशन में वो चलाऊंगा जो इंटरटेनिंग भी होगा। मैं समझता हूं कि मेरे ऑडियंस लगातार सीरियस लेक्चर देखकर उब जाते होंगे, तो मेरे में भी सेंस ऑफ ह्यूमर है और मैं उसके लिए कोई अलग लेक्चर की व्यवस्था करूंगा। तो अब आ जाता हूं टॉपिक पर, सीधा पॉइंट पर। देखिए, ये टॉपिक मैंने क्यों चुना है, क्योंकि ये बहुत अभी हाई प्रोफाइल टॉपिक है, बहुत ज्यादा चर्चा में है। क्योंकि एक ओपनहाइमर जो बहुत ही हाईली रेटेड मूवी है, और बहुत सारे इस तरह के मूवी, खासकर वो डायरेक्टर जो क्रिस्टोफर नोलान है, वही अपने आप में एक हॉलीवुड में अपना एक अलग स्टेटस रखते हैं। और वो जो उनकी कोई भी मूवी आती है तो बहुत कमाल की मूवी होती है। और ओपनहाइमर मूवी इसलिए भी ज्यादा चर्चा में रही क्योंकि यह एक बहुत बड़े इश्यू को डील कर रहा है। क्योंकि दुनिया 1945 के बाद
जो दुनिया आई वो दुनिया बिल्कुल ही अलग थी, बिल्कुल ही अलग है। 1945 से दुनिया और 1945 की दुनिया में जमीन आसमान का अंतर है। आज जो जिस अर्थ पर हम जी रहे हैं उस अर्थ को मेनी टाइम्स डिस्ट्रक्ट करने की क्षमता वैसा वेपन्स आ चुका है। और इसके जो पहले फादर थे ओपनहाइमर थे, जिसको आप न्यूक्लियर वेपन्स कहते हो, परमाणु हथियार बोलते हो। तो मतलब यह है कि जो मूवी आई तो बहुत ही आई ओपनर मूवी थी। हमने भी इस मूवी को देखी और मेरा विश्वास है कि हमारे ऑडियंस काफी एनलाइटेंड है और आप में से बहुतों ने इस मूवी को देखा होगा। तो मैं इसके संदर्भ में चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने अपना टाइटल रखा है बियॉन्ड ओपनहाइमर मूवी। बियॉन्ड ओपनहाइमर मूवी ये नाम रखने की वजह यह है कि ओपनहाइमर मूवी में जो थीम लिया गया है उसका लिमिटेड स्कोप है। हालांकि है तो लिमिटेड स्कोप के बावजूद भी बहुत ही इन डेप्थ समझ विकसित करने की कोशिश की गई है। वह एक ऐसे साइंटिस्ट का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, उसका डायलेमा और उसकी जीवन के उधेड़ बुन को दिखाता है, जो साइंटिस्ट दुनिया के सबसे बड़े कह सकते हैं कि वेपन के प्रोजेक्ट के का, जैसे इसको मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहते हो, उसका वो एक बहुत बड़ा पिलर रहा है। और यह जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट है जिसमें कि 1 लाख लोग लगे हुए थे, इसने दुनिया के सबसे मारक हथियार को पैदा किया है। तो चलिए हम अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए बियॉन्ड ओपनहाइमर मूवी का मतलब है कि मूवी के अंदर मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे ओपनहाइमर के डायलेमा मेरा थीम नहीं है। मुझे उस समय यूएसए के अंदर क्या खलबली मची हुई वह थीम नहीं है। मेरे सामने या मेरा जो लेक्चर है उसका मेन थीम यह है कि यह एक बहुत ही कॉमन सी बात है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के कगार पर था। जर्मनी ऑलरेडी सरेंडर, जब जर्मनी सरेंडर कर चुका था मई 1945 में। इटली तो बहुत पहले 1943 में ही सरेंडर कर चुका था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता अगर जापान सरेंडर करता तो। और कई इस तरह के कंटेंडर्स थे, जैसे जापान के साथ ब्रिटेन, यूएसए और हॉलैंड का वॉर तो चल रहा था, लेकिन सोवियत रशिया इस वॉर से निकल चुका था जर्मनी के सरेंडर के बाद। तो मतलब वो उसी तरह की स्थिति थी जैसे कोई एग्जाम चल रहा हो और आपके किसी और सहपाठी के एग्जाम समाप्त हो गया, वो एंजॉय कर रहा हो, और आप एक ऐसे युद्ध में उलझे हुए हैं, एक ऐसे एग्जाम में उलझे हुए हैं जिसमें डे नाइट आपको पेपर की तैयारी करनी पड़ रही हो। यूएसए इसी मानसिकता से जूझ रहा था। तो जापान पर उसी सिचुएशन में यूएसए के द्वारा जो परमाणु हथियार का प्रयोग किया जाता है, वह हमारे इस लेक्चर का मेन थीम है कि क्यों किया जाता है, उसका उसमें पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, और उस मेन ऑब्जेक्टिव के पीछे भी एक से ज्यादा विचार है। तो मैं दोनों विचार आपके सामने रखूंगा। पहली बात कि हमारे हो सकता है कुछ ऑडियंस ऐसे हों, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब अगर आपका सब्जेक्ट नहीं होता है तो उसके सभी एस्पेक्ट की समझ किसी एक इंसान के लिए जानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके लिए एक सेपरेट स्टडी करनी पड़ती है। तो थोड़ी सी मैं आपकी सुविधा के लिए थोड़ी पीछे ले चल रहा हूं, ताकि इस वॉर के पूरे प्रकरण को आप समझ लें कि भाई सिचुएशन क्या था और समस्या क्या थी। देखिए, सिचुएशन या समस्या यह थी कि ये जो वॉर है, इस वॉर में बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 3 मेजर कंटेंडर्स थे जो एक्सिस पावर से जुड़े हुए थे। एलाइड पावर से जुड़े हुए जो कंटेंडर्स थे उसमें मेनली ब्रिटेन और फ्रांस था। फ्रांस तो जीता जा चुका था जर्मनी के द्वारा। फ्रांस नॉर्मली जर्मनी के कब्जे में आ चुका था और जर्मनी ने लगभग पूरे वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप को जीत लिया था। कुछ एक राष्ट्र ऐसे थे फॉर्चुनेट, या तो उसने हिटलर की अधीनता स्वीकार कर ली थी या हिटलर के मातहत हो चुके थे, वही बचे हुए थे, उनका बचना भी नहीं बचने के बराबर है। जो मैंने एक लेक्चर, चर्चिल वाले लेक्चर में आपको बताया था, अकेला ब्रिटेन लड़ रहा था, परंतु वो अभी मेरी चर्चा का विषय नहीं है। मेरी चर्चा का विषय यह है कि उस समय जब ब्रिटेन लड़ रहा था और फ्रांस जीता जा चुका था, उससे पहले यह जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, तो आप दक्षिणी यूरोप में मानचित्र पर जाएंगे तो आप देखेंगे एक जगह है, और वह जगह है इटली के पास है, जिसको आप कहते हैं यूनान। तो जो यूनान जगह है, उस जगह पर यूनान में
इटली ने उस समय हमला कर रखा था, क्योंकि यह मैप एग्जैक्टली उस टाइम का नहीं है, बहुत आगे का है, इसलिए जो ये सिचुएशन दिखा रहा है वो थोड़ा अलग तरह का है। इस मैप का मैंने उपयोग इसलिए किया है, जैसे आप इसको इन देशों को देखो तो इटली के बाद ये जो जगह ग्रीस है, इस ग्रीस पर आप नजर डालिए। तो इटली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो वॉर जर्मनी ने शुरू किया और पोलैंड से शुरू किया। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और ब्रिटेन फ्रांस ने 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के अगेंस्ट में हमला कर दिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। उस समय तक जो धुरी राष्ट्र जिसको कहते हो एक्सिस पावर, वो एक्सिस पावर में 3 शामिल हो चुके थे। उन्होंने एक तरह से सुरक्षा एक व्यवस्था पर एक नए प्रकार के कह सकते हैं एंटी कमिंटर्न एक्ट पर तो पहले से ही उन्होंने हस्ताक्षर कर रखा था। उसके बाद उन्होंने एक जिसको कहते हो रोम बर्लिन टोक्यो धुरी, यानी रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस का निर्माण हो चुका था। रोम मतलब इटली, बर्लिन मतलब जर्मनी और टोक्यो मतलब जापान। जापान भी एशिया का एक पावर इनके साथ था। लेकिन जब हिटलर ने वॉर शुरू किया था उस समय इमीडिएटली इटली या जापान उस युद्ध में नहीं कूदा था। पूरे एक वर्ष तक हिटलर की सफलता का मूल्यांकन और उसकी संभावना को समझते हुए फिर मुसोलिनी ने 1940 में इस वॉर में जंप किया और इस तरह से इटली इस वॉर में आ गया। अब इटली ने यहां पर यूनान पर हमला कर दिया है। इधर ब्रिटेन ब्रिटेन तो लड़ रहा था जर्मनी से, लेकिन एक साल में जर्मनी ने लगभग आप समझे तो पूरे वेस्टर्न यूरोप को घुटने टेका चुका था। बेल्जियम, हॉलैंड इनको करते हुए जब उसने उसकी तरफ बढ़ा, जब नॉर्वे की तरफ बढ़ा तो फिर ब्रिटेन में हलचल मच गई। और इधर ईस्ट यूरोप में तो बहुत पहले ही हिटलर धीरे धीरे एक्सपैंड कर चुका था और बाकी जो बचे हुए देश थे उसको मातहत बना चुका था। अब यही सिचुएशन है, लेकिन हिटलर ने एक गलती करी और वही गलती एलाइड पावर्स के लिए बहुत सुखद हो गई। जहां तक बात है यूएसए की, तो यूएसए वॉर से दूर ही था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए के प्रेसिडेंट को वहां का जो कांग्रेस है, सीनेट, उसने काफी टाइट कर रखा था कि यूरोप के मामले में यूएसए को हस्तक्षेप नहीं करना है और प्रेसिडेंट के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे। और ब्रिटेन के बाद बार बार अपील करने के बाद भी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था वो रूजवेल्ट, वो इस युद्ध में उतरने के लिए तैयार नहीं था। उसकी दिल्ली इच्छा थी, लेकिन दिल्ली इच्छा के बावजूद भी इस वॉर में वो नहीं उतर सकता था क्योंकि उस पर कांग्रेस का दबाव था। इसके अलावा मैं एक दिलचस्प बात आपको यह भी बता दूं कि रूजवेल्ट ने, जबकि वॉर में वो बाद में उतरता है, परंतु इधर अगस्त 1941 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल के साथ एक अटलांटिक संधि पर भी हस्ताक्षर करवा लिया था, जिस पर उससे कुछ अलग तरह की गारंटी ले ली थी, जो मेरी चर्चा का यहां विषय नहीं है। तो यही सिचुएशन है। इस सिचुएशन में जापान भी अभी वॉर से बाहर है, सब कुछ ठीक है। और अगर इतिहास में जाएंगे तो जापान और यूएसए के बीच बहुत लंबे समय से एनिमोसिटी, शत्रुता आ रही थी और जापान बहुत पहले से अमेरिका की तरफ के विरुद्ध उबल रहा था, क्योंकि यूएसए का जो मेन एरिया था ऑपरेशन, आप अगर मानचित्र पर देखेंगे, यूएसए का जो मेन एरिया ऑफ ऑपरेशन था वो एरिया ऑफ ऑपरेशन मेडिटेरेनियन या अटलांटिक नहीं था। उसका जो मेन एरिया ऑफ ऑपरेशन यूएसए का था वो था एशिया पैसिफिक रीजन, जिसको आप इंडो पैसिफिक आज कहते हो, उसी में उसका ऑपरेशन था यूएसए का। तो और जापान का भी वही एरिया था, वो एशिया पैसिफिक का हीरो जापान बनना चाहता था और यूएसए का वो वहां दबदबा रहा था। तो दोनों के बीच क्लैश ऑफ इंटरेस्ट बहुत समय से चला रहा था और जापान को यूएसए दबाता आ रहा था। अब अचानक से जापान ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिकन सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर अटैक किया। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये तो मैं थोड़ा आगे चला गया। उधर जो ब्रिटेन अकेला लड़ रहा था और चर्चिल का जो मैंने आपको ऐतिहासिक भाषण सुनाया था, लेकिन स्थिति बदल गई। चर्चिल फॉर्चुनेट निकला और 22 जून को वह गलती जर्मनी और हिटलर ने कर ही डाली जो उसे नहीं करना चाहिए था, जब उसको सोवियत रशिया के साथ एक संधि या समझौता हुआ पड़ा था। क्योंकि देखो, मैं आपको बताऊं कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज को इंक्लूडिंग यूएसए की मेंटेलिटी उस समय आप देखोगे तो थोड़ा सा इतिहास में पहले जाना होगा। इतिहास की एक विशेषता यह होती है कि जब थोड़ा सा पीछे आप जाओगे तो और दिल की इच्छा होगी थोड़ा और भी पीछे जाऊं, थोड़ा और भी पीछे जाऊं। और अल्टीमेटली होता क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर देखना शुरू करोगे और इंसान के डेवलपमेंट को खोजना शुरू करोगे तो अंत में हम लोग इंसान के द्वारा तोड़ते हुए पत्थर में घुस जाते हैं। मतलब इतना पीछे जाने की इच्छा होती है। और यही हिस्ट्री का एप्लीकेशन भी और यही हिस्ट्री पढ़ने का मजा भी है।
तो मैं आपको बताऊं, और फिर मैं आपको बताऊं कि उसके बाद कोई परेशानी नहीं है एज सच। जो इस तरह से एक बार समझ विकसित कर ली, उसको मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी एग्जामिनेशन हो उसको परेशानी होगी। हमारे साथ सबसे बड़ी परेशानी क्या है, हम उस चीज को करते हैं उसको एंजॉय नहीं करते हैं। एक कलाकार अगर अपनी कला को एंजॉय ना करे तो फिर वो एक कभी भी बहुत अच्छा कलाकार नहीं बन सकता। एक राइटर है, वो अपनी राइटिंग को एंजॉय ना करे तो फिर कैसे अच्छा ऑथर बन सकता है। उसी तरह एक स्टूडेंट अपने स्टडी को एंजॉय ना करे तो फिर वो कैसे बन सकता है। हमारा काम आसान हो जाता है जब हम बहुत इंटरेस्ट से कोई चीज पढ़ते हैं तो कभी नहीं भूलते हैं। इसका मैं आपको कंक्रीट एग्जांपल बताता हूं। आप अगर क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसका स्कोर नहीं भूलते हैं, आप जो प्लेयर्स है उसकी सेंचुरीज नहीं भूलते हैं, और कई बार तो आप इतना रिकॉर्ड बताते हैं क्रिकेट में। मैं अपने स्टूडेंट्स को देखता हूं तो मुझे लगता है कि इसमें तुम्हारे पास तो अपार मेमोरी है भाई, कहां से लाते हो इतने सारे डेटाज। अगर यही डेटाज को थोड़ा सा सोशल साइंस में फिट करके उस पर सोचना शुरू करो तो ये तुम्हारे लिए एक पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा पूरे कैरियर में। तो ये मैं एक जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। तो थोड़ा सा अगर पीछे जाओगे तो पीछे जाने के बाद और भी उसमें गुत्थियां खुलती है, क्योंकि जब सोवियत रशिया में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्थापित हुई, एक साम्यवादी सरकार स्थापित हुई थी, तो एक तरह से साम्यवाद से यानी कम्युनिज्म से वेस्टर्न कंट्रीज को नफरत थी। जब सोवियत रशिया में पहला जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट लेनिन के अंतर्गत बनी थी तो इन वेस्टर्न कंट्रीज का पहला रिएक्शन था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी फिनिश भी नहीं हुआ था, इन्होंने सोवियत रशिया पर हमला कर दिया था। तो दोनों के बीच बहुत ज्यादा म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट था। सोवियत रूस का तो यहां तक मानना था कि भाई ये हिटलर को ज्यादा खतरनाक नहीं समझते, ये हमें ज्यादा खतरनाक समझते, इन्हें हिटलर से नफरत नहीं है, पहली नफरत हमसे है। तो स्टालिन इस बात से पहले से ही इनके प्रति एक डिस्ट्रस्ट का भाव रखता था, और ये तो स्टालिन के प्रति भी रखते थे। दोनों के बीच म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट था, इसमें दोनों पार्टी अकाउंटेबल है। लेकिन इनका वास्तव में स्टेप मदरली ट्रीटमेंट सोवियत रशिया के साथ था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एनिमी से भी हेल्प लेना पड़ता है, तो दोनों का जो कॉमन एनिमी है वो हिटलर, वो दोनों के लिए जब डिवास्टेटिंग हो गया, या जिसको कहोगे एक्सिस पावर्स, तो अंत में ये सब एक प्लेटफॉर्म पर आए थे। लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर आने के बाद भी इनकी नीयत साफ नहीं थी, आपस में इनकी नीयत साफ नहीं थी। तो उसमें हुआ ऐसा कि जब ये वॉर शुरू हुआ तो यूएसए अलग था, लेकिन दिल से वो ब्रिटेन फ्रांस के साथ था। तब तक फ्रांस का तो खैर सफाया कर चुका था हिटलर, ब्रिटेन अकेला लड़ रहा था। और 22 जून को हिटलर ने जब गलती कर दी और सोवियत रशिया पर हमला किया तो ब्रिटेन को एक अच्छा बचाव हो गया, और ब्रिटेन मॉस्को बचाव के नाम पर सोवियत रशिया के साथ मोर्चा बना लिया। उसको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया ब्रिटेन को। इन द मीन टाइम ब्रिटेन बार बार अपील कर रहा था, इतना तक कि अटलांटिक चार्टर पर भी साइन करके चर्चिल ने दिया रूजवेल्ट को कि आ जाइए प्लीज आप इस वॉर में, और यूएसए नहीं आ रहा था। चलिए यह भी काम आसान हो गया 7 दिसंबर को जब जापान ने यूएसए के पर्ल हार्बर पर अटैक किया। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि जापान के आने के बाद यूएसए एशिया पैसिफिक में उतरा, और जर्मनी ने गलती यह कर दी, जबकि जापान ने सोवियत रशिया के अगेंस्ट में वॉर की घोषणा नहीं की, तो सोवियत रशिया और जापान का वॉर नहीं हुआ। लेकिन यह गलती जर्मनी ने कर दी कि उसने यूएसए के अगेंस्ट में, संयुक्त राज्य अमेरिका के अगेंस्ट में उसने वॉर की घोषणा कर दी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर में भी लड़ने लगा और उधर प्रशांत महासागर में भी लड़ने लगा। लेकिन जो मेन थिएटर ऑफ वॉर हो गया, आप देखेंगे, वह एशिया पैसिफिक क्षेत्र हो गया। और जो मेन थिएटर ऑफ वॉर है, मैं आपको बता दूं कि उसमें ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उसमें जापान ने लगभग जितने भी इंपीरियलिस्ट पावर्स थे सबको एशिया पैसिफिक से खदेड़ दिया। आप यही समझिए कि यूएसए को उसने फिलीपींस से खदेड़ दिया, ब्रिटेन को उसने मलाया और सिंगापुर से खदेड़ दिया, उसने हॉलैंड को इंडोनेशिया से एक्सपेल कर दिया, उसने फ्रांस को वियतनाम से उखाड़ फेंका, और पूरे एशिया पैसिफिक पर एक तरह से उसने अपना वर्चस्व हेजेमनी कायम कर लिया। इधर यूएसए भी एशिया पैसिफिक में भी लड़ रहा था, उधर मेडिटेरेनियन में भी लड़ रहा था, वॉर चल रहा था। अब देखिए म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट की शुरुआत कैसे हुई। एक दूसरे के म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट तो पहले ही से था, शुरुआत नहीं हुई, मतलब वो बढ़ कैसे गई। देखिए एक बढ़ने की वजह यह हुई कि उधर सोवियत रशिया पर जर्मनी का हमला था, तो जब सोवियत रूस पर जर्मनी का हमला था तो बार बार सोवियत रूस ब्रिटेन और यूएसए से अपील कर रहा था, विशेषकर ब्रिटेन से, कि देखिए ऐसा है
कि आप लोग हमारी सहायता कर रहे हैं, हम इसके शुक्रगुजार हैं। लेकिन एक समस्या इसमें यह आ रही है कि बैटलफील्ड तो हमारा सोवियत रशिया बना हुआ है, जहां जर्मनी ने अटैक किया हुआ है, हम उसका बचाव कर रहे हैं और आप लोग हमारी सहायता कर रहे हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि डिवास्टेशन जो है, जो विध्वंस है, वो तो हमारा हो रहा है। आप अगर एक काम करते, जैसे आप अगर मानचित्र देखोगे तो ये जर्मनी है बीच में, और जर्मनी ने पूरे ईस्टर्न यूरोप पर कब्जा करते हुए सोवियत रशिया पर अटैक कर चुका है। तो अब इनका कहना है सोवियत रूस का कि अगर आप लोग एक काम करें, उधर फ्रांस का, जैसे देखिए जर्मनी है और जर्मनी के पूरब में फ्रांस है, सॉरी जर्मनी के पश्चिम में फ्रांस है, सॉरी, तो जर्मनी के पश्चिम में फ्रांस है, पश्चिम और हल्का साउथ और वेस्ट में। तो अब क्या है कि जर्मनी पर को तो एक तरह से जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा किया हुआ है इनडायरेक्टली। वहां पर एक विची गवर्नमेंट है जो प्रो जर्मन गवर्नमेंट है, जो एस्टेब्लिश्ड है। इनका कहना है कि आप लोग ऐसा करिए, ब्रिटेन है यूएसए से भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप लोग इधर से वेस्टर्न मोर्चा खोल दीजिए और फ्रांस पर अटैक करिए, मतलब फ्रांस को बचाने के लिए। तो फ्रांस से अटैक करेंगे तो जर्मनी की जो आधी क्षमता है वो पूर्व की तरफ बढ़ जाएगी और हम पर से प्रेशर कम हो जाएगा, तो डिवास्टेशन कम हो जाएगा। तो ये बोल रहा है ब्रिटेन की। देखिए आप गलत समझ रहे हैं, हम ऑलरेडी इटली के साथ यूनान में, देखिए मानचित्र पर देख लीजिएगा, इटली के साथ ग्रीस में हम लड़ रहे हैं। दो मोर्चा हमने खोला हुआ है, एक ग्रीस का, एक आपका, यानी सोवियत रशिया का। अब अगर हम फ्रांस में जाते हैं तो फिर तीसरा मोर्चा खुल जाएगा, उसमें हमारी स्वयं की शक्ति बढ़ जाएगी, हम आपको सहायता नहीं कर पाएंगे। तो स्टालिन को यह विश्वास नहीं हुआ। स्टालिन को लगा कि यार ये हमें विफुल कर रहे हैं, ये हमें असलियत तस्वीर नहीं बता रहे हैं, इनकी नीयत साफ नहीं। ये चाहते हैं कि उधर फांसीवाद यानी नाजीवाद का तो सफाया हो, हिटलर का सफाया हो, लेकिन अगर साम्यवाद का भी सफाया हो जाए साथ ही, तो सोने में सुहागा, हमारे लिए इससे बेहतर अवसर कब मिलेगा। तो दोनों के बीच अविश्वास हुआ। और खैर चलिए अंत में मैं आपको बताता हूं, एक ये मुद्दा है कि 1943 में इटली हार गया। मुसोलिनी का अपना एक अलग कहानी है, उसमें जाऊंगा तो फिर आप डाइवर्ट कर जाएंगे। सम टोटल मुसोलिनी की हत्या हो गई और इटली ने समर्पण कर दिया 1943 में। तो समर्पण किया तो उनको ये लग रहा था सोवियत रशिया को कि पार्टनर तो हम हैं, वॉर में इनके साथ हम लड़ रहे हैं, तो ये हम पर बिलीव करें और फेथ, इनका एक स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए हमारे ऊपर। और इटली जब पराजित हुआ तो इसमें एलाइड पावर्स, ये एलाइड पावर्स कहे जाते थे, मित्र राष्ट्र, तो भाई इन एलाइड पावर्स मित्र राष्ट्रों को तो साथ मिलकर इटली के साथ वार्ता करनी चाहिए। और ब्रिटेन फ्रांस ने किया, सोवियत रूस को छोड़ दिया और अकेला इटली से वार्ता। अब स्टालिन को विश्वास हो चला कि भाई इनके दिमाग में कुछ अलग खिचड़ी पक रही है और ये कहीं ना कहीं हमारे पावर को लिमिट करना चाहते हैं। तो अब इसी चक्कर में हुआ। खैर चलिए अब मैं तीसरा मुद्दा बताता हूं। तब तक इन द मीन टाइम क्या हुआ कि 1943 में जब इटली ने समर्पण किया तो जो ग्रीस का मोर्चा था वो क्लोज हो गया, तो ब्रिटेन यूएसए इधर से फ्री हो गए ब्रिटेन। तो अब ब्रिटेन और यूएसए ने इधर से अपनी सेना को उतारा, पश्चिम साइड से फ्रांस पर हमला किया और फ्रांस को आजाद किया। जब फ्रांस लिबरेटेड हुआ, इधर जिस समय यूएसए ने फ्रांस में दबाव बनाया और ब्रिटेन ने, तो ऑटोमेटिकली सोवियत रशिया पर से जर्मनी का दबाव कम हो गया, क्योंकि उसकी सेना तो आधी उधर बट गई वेस्टर्न फ्रंट पर, और ईस्टर्न फ्रंट पर उसका प्रेशर कम हुआ तो सोवियत रशिया भी इधर जीतने लगा। और जर्मनी की ताकत भी तो टूट रही थी, कितना रिसोर्सेस, आखिर उसने गलती यह की थी कि दुनिया के दो सबसे रिसोर्सफुल और सबसे जाइंट कंट्री के साथ वॉर कर लिया था, यूएसए एंड यूएसएसआर। दोनों को एक साथ झेलना उसके लिए संभव नहीं था। हालांकि हिटलर ने बहुत तैयारी कर रखी थी, लेकिन फिर भी यह तैयारी कम पड़ जाती। अब इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं कि जिस समय इधर से ब्रिटेन और यूएसए ने फ्रांस को आजाद किया तो फ्रांस भी उसके साथ हो गया। अब इधर से तीन पावर आ गए, उधर से सोवियत रशिया, अब इधर से इसने जर्मनी की तरफ इससे धक्का दिया सोवियत रशिया ने, वेस्ट से ब्रिटेन और यूएसए ने उधर से उसको पुश किया, और दोनों पुश करते हुए एक तरह से जर्मनी को लाए। और इधर जर्मनी में कि कुछ रीजन को फ्रांस ने ऑक्युपाई कर लिया, कुछ ब्रिटेन ने ऑक्युपाई कर लिया, कुछ यूएसए ने, मतलब सभी ने उस पर भूभाग पर कब्जा कर लिया।
तब तक सोवियत रूस लगभग आधा भूभाग पर कब्जा करके, बर्लिन के भी आधे भूभाग पर कब्जा करके सोवियत रूस बैठ गया। अब सोवियत रूस इतना ही नहीं बैठा, मैं आपको बताता हूं, ये मानचित्र आपको दिखाता हूं, जस्ट 1 मिनट। देखिए, जैसे सोवियत रूस जब जर्मनी को धक्का देते हुए पीछे बढ़ा, तो पहले ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में, जो जिसको आप पूर्वी यूरोप के देश कहते हो, उन पूर्वी यूरोप के देशों पर तो जर्मनी ने कब्जा कर रखा था। तो जर्मनी को पीछे हटाते हुए सोवियत रूस आगे बढ़ता रहा, और बढ़ते हुए सोवियत रूस ने पूरी लगभग पूर्वी यूरोप के देशों को अपने ऑक्यूपेशन में ले लिया, मतलब अपने नियंत्रण में ले लिया, और इसके बाद आधी जर्मनी को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। अब इतने भूभाग को जब, जैसे सोवियत जोन है, उसने जर्मनी को भी नियंत्रण में ले लिया और लेकर उसको ऑक्युपाई करके बैठ गया। अब जो पश्चिमी देश है, उनके दिमाग में अजीब बात चलने लगी कि भाई इसका प्लान क्या है, चाहता क्या है, व्हाट डिड शी वांट, अपना पोजीशन तो क्लियर करे। और उसमें मैं बताऊं कि उस समय यूएसए में जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। रूजवेल्ट थोड़ा नरमपंथी है। इसमें सबसे बड़ी समस्या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल को थी। एक वैसे भी कम्युनिज्म का बहुत बड़ा क्रिटिक था, उसे लग रहा था कि भाई कम्युनिज्म बहुत ज्यादती कर रहा है, तो वह इस बात को सहन करने के लिए तैयार नहीं था। वह रूजवेल्ट को भी इस बात के लिए इनकरेज कर रहा था कि भाई ऐसा है कि आप इनको दबाव डालिए, स्टालिन से कहिए कि ईस्ट यूरोपियन जो रीजन पर उसने कब्जा कर रखा है उसका प्लान क्या है, वह चुनाव कराए, इलेक्शंस कराए, एंड देयर शुड बी द फॉर्मेशन ऑफ द पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन द रीजन्स, एंड सोवियत रूस शुड हैव जस्ट विथड्रॉ इट्स ऑक्युपेशन। सोवियत रूस को अपना ऑक्युपेशन छोड़ना पड़ेगा, उस क्षेत्र को खाली करना पड़ेगा। और सोवियत रूस यह भी नहीं बोल रहा था कि नहीं हम खाली नहीं करेंगे, वह केवल कह रहा था हाँ मैं सोचता हूं, विचार करता हूं, जो टाल मटोल करने वाली बात थी। इसी बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी चल ही रहा था, अभी जर्मनी ने सरेंडर नहीं किया था। तो अप्रैल जर्मनी ने सरेंडर किया है, मैं आपको बता दूं 8 मई 1945 को। मतलब उसने एक तरह से, हिटलर ने सुसाइड कर लिया, फिर जर्मन आर्मी ने युद्ध को रोक दिया। लेकिन जब ये 8 मई 1945 के, लेकिन अप्रैल 1945 में ही एक जगह है याल्टा में कॉन्फ्रेंस हुआ। तो स्टालिन था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल था और अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट था। तब तक मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं, क्योंकि अब समय आ गया कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में आपको कुछ बताऊं। देखिए, ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हथियार है, इसकी चर्चा धीरे धीरे चलने लगी थी। और उसमें अगर दुनिया में कहेंगे तो सबसे बेहतर फिजिसिस्ट वह जर्मनी के पास था। मतलब अगर हिटलर ने दिल से चाहा होता कि हम परमाणु हथियार बना लूं, तो उसके पास जो साइंटिस्ट थे, तो यह काम हिटलर पहले ही कर लिया होता। ओपनहाइमर मूवी में भी आपने देखा होगा, तो एक क्या है कि अधिकांश जो फिजिसिस्ट थे और खासकर जो क्वांटम फिजिक्स के जो एक्सपर्ट थे, उनको ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल थी। जहां तक आप मूवी में देखेंगे तो उसकी तरफ संकेत किया है। लेकिन हिटलर के साथ क्या था, उसका एंटी सेमिटिक पॉलिसी था। एंटी सेमिटिक पॉलिसी का मतलब है एंटी ज्यूज पॉलिसी। और जितने भी अधिकांश जो क्वांटम फिजिक्स के जो एक्सपर्ट्स थे, वो सब ज्यूज थे। तो ज्यूज से उसका एक नेचुरल हेटर्ड था। अब यही समझिए कि अल्बर्ट आइंस्टाइन यूएसए आ गया, बहुत सारे ज्यूज साइंटिस्ट है वहां से निकल के यूएसए आ गए। तो उसके पास साइंटिस्ट तो बहुत ज्यादा जर्मनी के थे। मैं आपको बताऊं कि मैं लास्ट में बताऊंगा, ओपनहाइमर मूवी में ये सब बहुत बातें क्लियर नहीं की है। तो लेकिन हाँ, इतना तो वहां पर भी संकेत दिया कि पहले जो फिशन की जो पहली चीजें हैं, वह जर्मनी इस दिशा में थोड़ा प्रयोग कर चुका था। लेकिन हुआ क्या कि उसको फलने फूलने का मौका नहीं मिला, बिकॉज हिटलर भी अपने तरह का एक एक्सेंट्रिक था, आपको पता ही है। मतलब ही डिडंट टेक सफिशिएंट इंटरेस्ट इनटू द न्यूक्लियर प्रोग्राम। इन द मीन टाइम, क्योंकि उसके पास जितने फिजिसिस्ट थे और हिटलर के पास जो रिसोर्सेस था, उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले चिंता हुई अल्बर्ट आइंस्टाइन को। आप कहीं भी देखेंगे तो ये मूवी में इस चीज को नहीं दिखाया है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा कि नाजी जर्मनी के पास
न्यूक्लियर वेपन्स जाना दुनिया के लिए एक सबसे खतरनाक चीज होगी, इसलिए बेहतर है कि नाजी जर्मनी के पास न्यूक्लियर वेपन जाए, उससे पहले यूएसए स्वयं इस हथियार को बना ले। ये बात उसने एक लेटर में सुझाया है। खैर एनीवे, तो खैर ये बात हुई। फिर रूजवेल्ट के समय प्रोग्राम तो शुरू हो गया, मैनहट्टन प्रोग्राम शुरू हो गया। उस मैनहट्टन प्रोग्राम में आप अगर मूवी में देखते होंगे तो आपको पता चला होगा, ये पूरी जो मूवी है ये तो खैर एक फिक्शन मन है, तो ऑटोबायोग्राफिकल, जिसको बायोपिक टाइप की मूवी है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो एक बुक है इसका, अमेरिकन प्रोमेथियस। तो इस बुक इस टेक्स्ट का नाम है, एक तरह से वो बायोग्राफिकल बुक है और उसी पर बेस्ड ये मूवी है जो क्रिस्टोफर नोलान ने बनाया है। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो फैक्ट न लग के फिक्शन लगती है, और थोड़ा अमेरिकन पर्सपेक्टिव तो है ही, इसलिए मैं थोड़ा आपको दूसरा पर्सपेक्टिव भी दिखा देना चाहता। हालांकि थोड़ा बहुत उस मूवी में हिंट किया है, लेकिन बहुत उभर कर नहीं आया। तो मैनहट्टन प्रोग्राम शुरू हुआ और करीब 1 लाख के करीब उसमें एम्प्लॉइज लगाए गए, और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और बहुत कॉस्टली प्रोजेक्ट था। मैं आपको बताऊं कि न्यूक्लियर वेपन सारे कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान ने अफोर्ड किया तो पाकिस्तान को बहुत कुछ इस्लामिक कंट्रीज, सऊदी अरेबिया वगैरह से भी इकोनॉमिक असिस्टेंस मिला, कुछ चाइना से मिला, और बहुत तरह से उसने इसको रिसोर्सेज को जुटाए थे, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली अफेयर, छोटा मोटा कंट्रीज को अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो यूएसए ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया इन द मीन टाइम, और शुरू हुई। जब वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो रूजवेल्ट, अब यहां आते हैं रूजवेल्ट पर और याल्टा कॉन्फ्रेंस पर। याल्टा कॉन्फ्रेंस में चर्चिल ने स्टालिन पर प्रेशर दिया कि आप क्या इस ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को रोक कर रखे हुए, आप चुनाव कराओ। और लेकिन जो रूजवेल्ट था, रूजवेल्ट को थोड़ा सा एक दूसरा लालच था, उसमें यूरोप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। रूजवेल्ट को मैंने जो कहा, एक मेंटेलिटी कि आपके बाकी सहपाठियों की परीक्षा समाप्त हो जाए और पता चल रहा है कि वो एंजॉय करने के लिए इधर उधर जा रहे हैं और आप अकेले कमरे में बैठकर पढ़ रहे, तो आपकी क्या मानसिकता होगी। रूजवेल्ट कुछ उसी मानसिकता से जूझ रहा था, क्योंकि जापान में तो फाइटिंग स्पिरिट था और जापान फाइट कर रहा था, तो यूएसए इंगेज था और सोवियत रशिया फ्री था। तो यूएसए बार बार स्टालिन को मना रहा था कि आप ऐसा है कि आप जापान के अगेंस्ट में हमारे साथ वॉर में आ जाइए। और ये बात 1943 में एक तेहरान में कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो तेहरान कॉन्फ्रेंस में भी ये बात रूस ने कबूल किया था कि हम जापान के अगेंस्ट में आपके साथ आएंगे। लेकिन तब तक तो जर्मनी में ही उलझा हुआ था। हाँ, जब याल्टा कॉन्फ्रेंस जिस समय हो रहा, उस समय भी जर्मनी से फ्री नहीं हुआ था रशिया, लेकिन ये बात क्लियर हो गई थी कि जर्मनी बहुत जल्दी हारने वाला है और सोवियत रूस फ्री होने वाला है। तो इसमें वादा किया स्टालिन ने कि जिस दिन हमें सोवियत रूस से वॉर समाप्त हो जाएगा, उसके 3 मंथ्स के बाद हम आपके साथ जापान के अगेंस्ट में उतर जाएंगे। तो रूजवेल्ट थोड़ा सा नरम है, क्योंकि रूजवेल्ट का मकसद कुछ और है, उसका यूरोप पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं। और चर्चिल बहुत ज्यादा गर्म है, क्योंकि चर्चिल के लिए प्रायोरिटी यूरोप है। खैर एनीवे, याल्टा कॉन्फ्रेंस संपन्न हुआ। इन द मीन टाइम, सॉरी, ये कॉन्फ्रेंस फरवरी 1945 में हुआ था, थोड़ा पहले। मैं थोड़ा और ज्यादा आपको डेट बता गया, हो जाता है कई बार दिमाग से निकल जाता है। उसके कुछ समय के बाद रूजवेल्ट का डेथ हो गया। प्रोजेक्ट तो खैर न्यूक्लियर प्रोग्राम तो शुरू हो चुका था, रूजवेल्ट का डेथ हो गया। उसके बाद आ गया प्रेसिडेंट ट्रूमैन। जो ट्रूमैन है, ही वाज ट्रूली हार्डलाइनर, और वो आते ही पहले रूजवेल्ट के नरम नीति से बहुत चिढ़ गया। उसको लगा कि भाई ये पूरे ईस्ट यूरोपियन कंट्री पर सोवियत रशिया कब्जा करके बैठा हुआ है, उधर चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी तरक्की कर रहा है, रूजवेल्ट की नरम नीति के कारण ये सब कुछ हो रहा है। तो उसका पहले तो अप्रोच थोड़ा हार्डलाइनर था। कोल्ड वॉर का भी वो भी फॉर्मली स्टार्ट करने का श्रेय उसी को है। तो खैर एनीवे, तो अब जो रूजवेल्ट है, सॉरी ट्रूमैन है, तो ट्रूमैन आ गया इन द मीन टाइम। उसने प्रोजेक्ट को तेज कर दिया, और ट्रूमैन चाहता था कि हमारे पास एक मारक हथियार आ जाए। इधर जापान का वॉर लिंगर कर रहा था। तो अब मुद्दा यह है कि जापान के लिंगर कर रहे वॉर के कारण यूएसए ने परमाणु हथियार यूज किया। यह मूवी में दिखाया है, और इसको ही अधिकांश जो ट्रेडिशनली जो अमेरिकन से इस बात का विश्वास करते हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूं। ठीक है,
जापान फाइट कर रहा था, यह सही है। जर्मनी ने सरेंडर किया, लेकिन जापान को उतनी आसानी से सरेंडर कराना कठिन हो रहा था। इसका कारण यह है कि जापान वाज रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जर्मनी का क्या था, कॉन्सोलिडेटेड रीजन था। उधर से आर्मी उतरी, यूएसए ब्रिटेन वगैरह की आर्मी उतरी, और इधर से सोवियत रशिया की आर्मी, और पूरा मेनलैंड पर ही कब्जा करते निकल गए। लेकिन जापान में इतने सारे आइलैंड्स थे कि एक पर आप लड़ेंगे तो दूसरे आइलैंड से वो अटैक करेगा, तीसरे आइलैंड से अटैक करेगा, और जापानियों में जुझारूपन भी कम नहीं था, यह भी सही है। लेकिन जापान का रिसोर्सेस एग्जॉस्ट हो चुका था। 40-50% सिटी का जो बिल्टअप एरियाज है, वह 40-50% बिल्टअप एरियाज डिस्ट्रॉय हो चुका था। उसकी एक तरह से यूएसए ने नेवल ब्लॉकेड कर रखा था। और मार्च 1945 में, जिसको कहते हैं टोक्यो बम्बार्डमेंट, उसमें इतना भयानक अमेरिका ने बम्बार्डमेंट टोक्यो में किया था कि नियरली 80,000 to 1 लाख पीपल मर गए और 10 लाख लोग बेघर हो गए। अगर आप न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के आधार पर काउंट करेंगे तो हिरोशिमा के डिवास्टेशन से वो कम नहीं था। तो जापान इतनी तरह से घिर चुका था कि जापान में एक महकमा ऐसा था, एक ग्रुप ऐसा था जो वार्ता को ओपन कर रहा था और बार बार यह कह रहा था कि नहीं, हम यूएसए से समझौता करना चाहते। लेकिन सरेंडर करने में एक बड़ी अड़चन थी। अड़चन यह थी कि यूएसए का कहना था कि जो सरेंडर करना होगा वो अनकंडीशनल होगा, उसमें आपको कोई कंडीशन नहीं रखना पड़ेगा, आपको हमारे कंडीशन पर सरेंडर करना होगा। और हिरोहितो जो उसका किंग था जापान का, उसको इमीडिएटली हम हटाएंगे। जापानियों का कहना था कि आप हमारे किंग को रहने दीजिए, और अनकंडीशनल सपोर्ट का मतलब यह नहीं है कि आप हम पर कब्जा कर लीजिए। और यूएसए का कहना था हम कुछ भी करें, यह हमारा डिसीजन है। जापान का कहना था कि पहली बात कि ठीक है, आप अगर किसी को वॉर क्रिमिनल्स मानते हैं जापान में, कि जापान ने वॉर आपके अगेंस्ट में किया, और अगर उसने इतना डिवास्टेशन किया, क्योंकि देखो जापान की मैं सिचुएशन बताता हूं कि जापान भी कोई साधारण नटी नहीं था। ये मैं आप मानचित्र पर देखिए, ये पूरे एशिया पैसिफिक रीजन को जीत रखा था, यहां से सभी को भगा रखा था। इसने एक बड़ा इंपायर कायम किया था। चाइना पर अटैक किया हुआ था, मंचूरिया पर कब्जा किया हुआ था, कोरिया पर कब्जा किया हुआ था। जितने भी आप आसपास के क्षेत्र देखते हैं उस पर जापान का कब्जा था। केवल इधर आपको ऑस्ट्रेलिया दिखेगा साउथ में, अदरवाइज साउथ ईस्ट एशिया में पूरे जितने रेड कलर आपको दिख रहे हैं, ये 42 का मैप है जो जापानी ऑक्यूपेशन में था, और 1945 तक तो और भी बढ़ चुका था। तो ये जो स्थिति है, तो जापान का ये यही सिचुएशन था। तो अब जापान का यह कहना था कि देखिए ऐसा है कि आप ऑक्युपाई मत करिए, और हमारे जो वॉर क्रिमिनल्स को आप चाहते हैं ट्रायल देना, तो ऐसा करते हैं वो हम ट्रायल करेंगे, हमारी गवर्नमेंट करेगी। तो जो की सरकार थी, हम ट्रायल करेंगे, आप ऐसा प्लीज करिए कि आप हमारे क्रिमिनल्स को आप ट्रायल मत करिए, और बाकी कुछ बैठ के कर लेते हैं, और हमारी भी कुछ कंडीशन को मानिए। यूएसए का कहना था नहीं, अनकंडीशनल सपोर्ट एंड किंग हैड टू बी रिमूव्ड। जापानी इस पर, उसका जो एक डोमिनेंट क्लास था वो तैयार नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जो दूसरे ग्रुप थे, वो दूसरे ग्रुप मतलब दो, देखो अब हमें पता तो चलता है, जैसे सोशल साइंस की एक विशेषता होती है मैथ्स, हिस्ट्री में भी होता है, और हिस्ट्री का दायरा आज बहुत बड़ा हो चुका है। आज हिस्ट्री में भी कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री है, तो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अलग अलग सूचना देते हैं। तो ट्रेडिशनल डॉक्यूमेंट्स तो कह रहे हैं कि जापानी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं थे। अब न्यू डॉक्यूमेंट्स दो बातें कह रही, एक बात कह रही है कि ट्रूमैन को थोड़ा सा अगर अपने टर्म्स को नरम कर देते तो जापानी इमीडिएट सरेंडर कर देता, नंबर 1। नंबर 2 कि जापानी वैसे भी सरेंडर करते, क्योंकि अब उनके पास कोई चारा नहीं था। उनके सिटी इतने डिवास्टेट कर चुके थे, इतना विध्वंस हो चुका था कि अब उनकी आर्मी आगे लड़ ही नहीं सकती थी, और यूएसए ने नेवल ब्लॉकेड कर रखा था। उसके बाद लेकिन तब तक क्या था कि यूएसए की कैपिटल लग चुका था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट काफी आगे बढ़ चुका था, और अभी तक न्यूक्लियर का पहला टेस्टिंग नहीं हुआ था। लेकिन जर्मनी ने सरेंडर कर दिया 8 मई 1945 को। तो जर्मनी के सरेंडर करने के बाद तो यह बात लगभग तय हो गई कि अब यह वेपन जर्मनी के अगेंस्ट में इस्तेमाल नहीं होगा। तो मतलब जैसा है कि आप, मतलब यूएसए की स्थिति यह थी कि आपने काफी खर्च करके एक सूट बनवाया हो,
और कोई ओकेजन ही नहीं मिल रहा हो सूट पहनने का। अब बताइए, न्यूक्लियर वेपन्स जैसा डिवास्टेशन वेपन, डिवास्टेटिंग वेपन, और वैसा विध्वंसक जो दुनिया को एक विध्वंस के युग में ला दे, क्या उसका इस्तेमाल करना आवश्यक था? अगर कैपिटल लगा था उसको रखते हो। लेकिन चलिए, यूएसए की अपनी अलग तरह का मनोविज्ञान था। इधर जापान सरेंडर के मूड में था, न्यू डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, उनके अपने अधिकारी कहते हैं। लेकिन तो जापान का मुद्दा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। तब तक मुद्दा यह आया कि ट्रूमैन को इस बात से गहरा असंतोष था कि याल्टा कॉन्फ्रेंस में रूजवेल्ट जैसा नरम प्रेसिडेंट ने सोवियत रूस के प्रधान स्टालिन को बहुत ज्यादा छूट दे दी है और बहुत नरम व्यवहार किया। अब स्टालिन को थोड़ा मजा चखाना मांगता है। तो यह बात तो तय हो गई थी। देखिए गौर करके, यह बात लगभग तय हो गई थी जो आपने इस मानचित्र में देखा कि ईस्ट यूरोप के एक बहुत बड़े भाग पर सोवियत रशिया कब्जा कर रखा था और सोवियत रशिया ब्रिटेन और अमेरिका से बराबरी के स्तर पर बात कर रहा था। और यह बार बार उन्हें कह रहा था कि देखिए, ऐसा है कि अब जो नेक्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर होगा हम दोनों की सहमति से होगा, हम दोनों इसके लिए सहमति जताएंगे, ये वर्ल्ड ऑर्डर मिलजुल के बनाएंगे। तो रूजवेल्ट उसमें नरम था, कहता था ठीक है, हम लोग मिल बैठ के करेंगे। ट्रूमैन का कहना था कि जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर का वर्ल्ड ऑर्डर होगा उसमें सोवियत रशिया को दबाकर हम अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाएं। वो प्रभाव क्षेत्र कैसे बढ़ेगा, उसके लिए उसको परमाणु हथियार चाहिए था। अब देखिए, उसका अपना राजदूत जो सोवियत रूस में यूएसए का राजदूत इंप्लॉयड था, उसका नाम था जोसेफ ई डेविस। जोसेफ ई डेविस ने 21 मई 1945 को अपनी डायरी में लिखा है। उसका एविडेंस है कि उसको ट्रूमैन ने बुलाया और ट्रूमैन ने उसको कहा कि देखो ऐसा है, ये 21 मई की बात है कि ऐसा है, नहीं सॉरी 21 मई से पहले हुआ होगा, डायरी में 21 मई को उसने एंट्री की है। ऐसा है कि हम जो स्टालिन से वार्ता चल रही है उसको पोस्टपोन करिए, अभी उस वार्ता को पोस्टपोन करके थोड़ा इंतजार कर लीजिए। हम एक बहुत खतरनाक हथियार बनाने के करीब हैं और बहुत जल्दी हम टेस्टिंग करने वाले हैं। जब हमारे हथियार की टेस्टिंग हो जाएगी तो हम अपने कंडीशन पर उनसे वार्ता करेंगे, हम अभी इस कंडीशन पर उनसे टॉक्स नहीं करेंगे। बताइए, इसकी नीयत तो यही खराब हो गई। अब देखिए, अब उससे भी दिलचस्प मैं आपको एविडेंस बताता हूं। 17 जुलाई को पोस्टडम कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ, जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल और रशियन प्रेसिडेंट स्टालिन ये हिस्सा लेने वाला था। हालांकि चर्चिल नहीं रह पाया क्योंकि चर्चिल इलेक्शन हार गया, तो लगभग जुलाई में उसको 26 जुलाई को उसको रिप्लेस कर दिया एक नए प्राइम मिनिस्टर ने जिसका नाम था क्लीमेंट एटली। लेकिन शुरू में चर्चिल भी उसमें पार्टिसिपेट किया। अब उसमें जब आता है तो 17 जुलाई को आता है यूएसए, और उसने अपने साइंटिस्ट को पहले ही कह दिया कि आप अगर हमें एक हथियार दे देंगे तो हम ज्यादा कॉन्फिडेंस से, मतलब ये अपने साइंटिस्ट को नहीं कहा, सॉरी, उसका तो पूरे प्रोजेक्ट का जो हेड था मैं आपको बताऊं, वो एक अमेरिकन जनरल था, उसका नाम था लेस्ली आर ग्रोव्स। वो ब्रिगेडियर जनरल था और वही पूरे मैनहट्टन प्रोजेक्ट को आर्मी की तरफ से लीड कर रहा था। आपको मूवी में भी लेस्ली आर ग्रोव्स का नाम आता है। 16 अगस्त को यूएसए ने पहली टेस्टिंग की न्यूक्लियर वेपन का, सॉरी 16 गलत बोल गया, 16 जुलाई को। 17 जुलाई को पोस्टडम कॉन्फ्रेंस होने वाला है और 16 जुलाई को यूएसए ने पहली टेस्टिंग इसकी की 1945। अब उसका भी मैं एक दिलचस्प पहलू बताऊं। अगर आप में से कोई लोग साइंस के इस कॉम्प्लिकेशंस को समझते होंगे, क्योंकि आप में से बहुत हो सकता है साइंस बैकग्राउंड के हों, तो इस न्यूक्लियर वेपन्स के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस तो मैं आपको नहीं बता सकता। आप में से कुछ लोग जो साइंस फिजिक्स बैकग्राउंड के होंगे वो ज्यादा बेहतर समझोगे। जैसे जो फिशन की जो प्रक्रिया थी,
वह एक तरह से साइंस में कोई भी चीज जो होती है वो 100% श्योर होकर उसको साइंटिस्ट नहीं करते हैं, उसको इनिशियली उसमें एक पॉसिबिलिटी होती है, हर चीज की एक पॉसिबिलिटी का पॉइंट होता है कि इसमें कितनी पॉसिबिलिटी होगी। तो साइंटिस्ट भी कोई फुल प्रूफ मेथड लेकर नहीं आते। तो जिस समय न्यूक्लियर टेस्टिंग होनी थी उससे पहले भी जैसे जो फार्मूला के आधार पर लोग चेक कर रहे थे, तो उसमें साइंटिस्ट के बीच एक डिस्प्यूट था कि जो चेन रिएक्शन होगा वो चेन रिएक्शन परमाणु का वो अनकंट्रोल होगा या कंट्रोल होगा। तो कुछ साइंटिस्ट कह रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है कि ये चेन रिएक्शन न्यूक्लियर वेपन्स में इतना अनकंट्रोल हो जाए कि पूरी दुनिया ही डिवास्टेट कर जाए। बहुत सारे साइंटिस्ट कहते थे नहीं ऐसा नहीं होगा, वो कंट्रोल हो जाएगा, एक पॉइंट पर जाकर कंट्रोल हो जाएगा और दुनिया डिवास्टेट करने से बच जाएगी। हालांकि ज्यादातर साइंटिस्ट इसी कंक्लूजन पर थे कि दुनिया डिवास्टेट करने से बच जाएगी, लेकिन एक संभावना यह भी थी कि इसका चेन रिएक्शन अनकंट्रोल होगा। और जब इन्होंने पहला टेस्ट 16 जुलाई को किया तभी ये 100% श्योर नहीं थे। आप ओपनहाइमर मूवी में देखोगे कि वो ब्रिगेडियर जनरल है लेस्ली आर ग्रोव्स, वो पूछता है अच्छा व्हाट इज अबाउट द अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, व्हाट डू यू थिंक? तो बोलता है कि इट इज नियरली 0%। तो नियरली 0% कहता है, इसका मतलब है 1% 2% भी संभावना है कि नहीं रुकेगी और दुनिया डिवास्टेट कर जाएगी। तो वो ब्रिगेडियर जनरल कहता है लेस्ली आर ग्रोव्स, उफ इफ it would have been 0%, that is better। मतलब कि अगर ये 0% होता तो बेटर था, कुछ तो डर है। इसलिए आप देखेंगे जिस समय पहला जब एक्सप्लोजन हुआ है, जब एक्सप्लोजन संपन्न हुआ है, जब वो मशरूम क्लाउड हुआ है और जब एक्सप्लोजन जब रुका है तो सारी साइंटिफिक कम्युनिटी जंप करने लगी है, क्योंकि वो सब लोग अपने लाइफ को स्टेक पर लगाए हुए, तो कोई साधारण सी घटना ही नहीं थी। और खैर एनीवे वो अब 16 जुलाई को यहां टेस्टिंग हुआ, 17 जुलाई को ट्रूमैन उतरता है स्टालिन के साथ, और जो जो वादा किया हुआ था पहले फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उसमें अधिकांश को रिजेक्ट कर देता है और बहुत फोर्सफुली बात करता है उससे। यहां तक कि स्टालिन कहता है कि भाई वॉर में जो हमारा वॉर क्योंकि सोवियत रशिया लगभग डिवास्टेट हो चुका था और रूजवेल्ट ने पहले वादा किया था कि हम जर्मनी से जो कंपनसेशन का अमाउंट लेंगे उस कंपनसेशन का 50% आपको मिलेगा या एक अच्छा अमाउंट आपको हैंडसम अमाउंट मिलेगा इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के लिए। ट्रूमैन ने इनकार कर दिया। अब ट्रूमैन उस पर दबाव डालने लगा कि भाई हाँ चुनाव कराइए और आप ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को खाली करिए, यही सिचुएशन है इन द मीन टाइम। इधर स्टालिन ने याल्टा कॉन्फ्रेंस में कहा हुआ था कि 3 मंथ्स होने के बाद हम जापान के अगेंस्ट युद्ध में जंप करेंगे। अब देखिए 3 मंथ्स बीता, तब तक इधर यूएसए ने हिरोशिमा पर 6 अगस्त को, देखिए 6 अगस्त को हिरोशिमा पर पहला बम्बार्डमेंट कर दिया, परमाणु हथियार का पहला प्रयोग। जब उसने 6 अगस्त को किया तो 6 अगस्त को उसने बम्बार्डमेंट किया। इधर 8 अगस्त को सोवियत रूस ने अमेरिका को ज्वाइन कर लिया। 8 अगस्त को, 6 अगस्त को पहला वेपन का यूज हो चुका है, 8 अगस्त को यूएसए को ज्वाइन कर लिया जापान के अगस्त में। अब देखिए ये सोवियत रशिया ने हमला किया है जापान। अब जब जापान पर सोवियत रूस का हमला हुआ, बताइए एक परमाणु हथियार उस पर गिर चुका है जिसकी जरूरत नहीं थी, बहुत कम थी, कम से कम हिरोशिमा पर कम थी लेकिन कम थी। लेकिन अब जब 8 अगस्त को सोवियत रूस ने ज्वाइन कर लिया और एक ऑलरेडी वेपन गिरा हुआ है, जापान के ऊपर परमाणु हमला हो चुका है, तो फिर 9 अगस्त को नागासाकी की क्या आवश्यकता? अब इसी से आपको पता चलेगा कि नागासाकी पर जो आवश्यकता थी वह जापान की आवश्यकता नहीं थी, सोवियत रूस की आवश्यकता थी। सोवियत रूस के लिए आपको सीधा सीन क्लियर हो जाएगा। मैं आपको उदाहरण बताता हूं, देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, मेंटली अलर्ट हैं आप लोग, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो सोवियत रशिया ने जब पश्चिम से, जब
इधर पूरब से पुश किया था और ईस्टर्न यूरोप पर कब्जा कर लिया था, उसमें भी तो वो फ्रेंड बनकर ही लड़ रहा था, और फ्रेंड बनकर लड़ा और ईस्ट यूरोप पर कब्जा करके बैठ गया। यूएसए के दिमाग में कहीं था कि भाई ये 8 अगस्त को युद्ध में कूदा है, और अच्छा, और ऐसा भी नहीं कि उसका सोचना गलत था। स्टालिन कोई मोरलिस्ट नहीं था, बहुत अपॉर्चुनिस्ट था। उसके दिमाग में वही खिचड़ी पक रही थी कि हम जापान के एक बड़े भाग पर कब्जा करके बैठ जाए, इसको भी बांट ले जैसा हमने ईस्ट यूरोप को बांट लिया है। यूएसए ने सोचा कि भाई अगर एक बार इसको दहला देता हूं तो हमसे ईस्टर्न यूरोप में भी, ईस्ट यूरोप में भी कॉम्प्रोमाइज करेगा, और जापान में तो इसकी दाल नहीं गलेगी और जापान तुरंत सरेंडर कर जाएगा। तो 9 अगस्त को यूएसए ने दूसरा बॉम्ब गिरा दिया। अब यूएसए ने जब दूसरा न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया तो पूरी दुनिया स्टन रह गई। और आप इस मूवी में देखोगे तो यहां पर जो डायलेमा है या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है ओपेनहाइमर का, इसी पॉइंट पर दिखाया है। जैसे पहली बार वेपन बना रहा है, और वो जो लेस्ली आर ग्रोव्स जो आप देखोगे कि गाड़ी पर रख के परमाणु हथियार को चला है टेस्टिंग साइट से, तो उस समय इसको थोड़ा सा लग रहा है कि भाई इसका यूज होगा तो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी पूछा कि आप इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन उसमें बहुत डिस्टर्ब नहीं है। सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि अगर जर्मनी के अगेंस्ट में इसका हुआ होता तो ज्यादा अच्छा था। और उसको लेस्ली आर ग्रोव्स ने कन्विंस किया कि देखिए जापान में वॉर नहीं रुकेगा, और मेनलैंड पर अमेरिका को जाकर जब लड़ना पड़ेगा उसके आइलैंड्स पर, तो अमेरिकन आर्मी लगभग मिलियंस ऑफ आर्मी की कैजुअलिटीज होगी, बलि चढ़ेगी, तब जापान सरेंडर करेगा। और एक बॉम्ब से अगर जापान पहले सरेंडर कर देता है तो बुराई क्या है। तो लगभग इस पर ओपेनहाइमर कन्विंस्ड हो चुका था। लेकिन जब दूसरा बॉम्ब नागासाकी पर यूएसए ने गिराया तो उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो इतना एरोगेंट एक्सप्लेनेशन है, यू विल बी सरप्राइज्ड। हालांकि इस मूवी में वो एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन दिया कि वी हैव ड्रॉप्ड द फर्स्ट बॉम्ब टू रिफ्लेक्ट वी आर हैविंग अ डिवास्टेटिंग वेपन। हमने पहला बॉम्ब इसलिए गिराया ताकि हम उसको बता सके कि मेरे पास एक विध्वंसक हथियार है। And we have dropped the second bomb to give them the signal, you will keep dropping till you will surrender, till you surrenders, till you surrender। मतलब पहला बॉम्ब तो हमने इसलिए गिराया कि आप उससे डरोगे और आपको पता चलेगा कि आप मेरे पास विध्वंसक है। बट सेकेंड बॉम्ब वी हैव ड्रॉप्ड while giving you the signal, you will keep it dropping till you surrender। मतलब जब दूसरा बॉम्ब गिरा तब ओपेनहाइमर का मेंटल डायलेमा अपने क्लाइमेक्स पर चला गया। उसके बाद वो बहुत शॉक्ड हो गया कि दूसरे बॉम्ब की जरूरत क्या थी। वही दुनिया कह रही कि दूसरा बॉम्ब, वैसे तो पहला बॉम्ब भी, लेकिन दूसरा बॉम्ब सोली सोवियत रूस के लिए था कि जापान सरेंडर करे और सोवियत रूस के यहां दान लग गए और सोवियत रूस इतना डर जाए कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर सिनेरियो में कम से कम शेयरदार बनने की कोशिश ना करे। और ये यूएसए का ये जो स्टेप था, लेकिन ये कितना बड़ा रिस्क था। खैर चलिए, जापान में तो जो हुआ आपने देखा, हिरोशिमा नागासाकी, लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोग मरे, और कितनी जो वो तो देखा भी कई बार नहीं जाता है, लगता है इंसानियत की ऐसी हत्या भी हो सकती है। जैसे देखिए ये हिरोशिमा और नागासाकी, इसमें जो इंसान का जो शरीर का जो हाल है, एक इंसान इसको देख नहीं सकता। और अगर यही मतलब है दुनिया में वॉर और जीवन का, आप ही बताइए, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, नॉट सिंपली अ स्टूडेंट एंड व्यूअर, अगर यही मतलब है दुनिया में जीने का या अपने वर्चस्व को कायम रखने का, तो इससे अच्छा वर्चस्व ना हो, क्या मीनिंग है इसकी। एनीवे, ये यूएसए का है जो दुनिया में ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर बनता है। जितनी भी रायता वर्ल्ड में फैला हुआ है उसकी जड़ में जाएंगे तो इन्हीं का फैला है। अब इस मूवी के लास्ट में आप देखेंगे ओपेनहाइमर वार्ता कर रहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन से। बहुत एकदम वो उभय मन स्थिति में है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड मन स्थिति में है, उसको डायलेमा से और कॉन्फ्लिक्ट से ग्रस्त है। तो उसने कहा, रॉबर्ट, हालांकि वो
घटना कब हुई वो बताया नहीं। मूवी में कुछ चीज ऐसी दी है जो बैकग्राउंड में हुआ है, लेकिन उसको रेफरेंस में उसकी चर्चा हुई है। शायद जिस समय, जहां तक मैंने समझा कि शायद जब न्यूक्लियर बॉम्ब का जब टेस्टिंग वगैरह से पहले या उसकी जो तैयारी चल रही थी, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को फार्मूला एक दिया गया था कि आप ये फार्मूला बताइए कि यह कंट्रोल रिएक्शन होगा कि अनकंट्रोल होगा। मतलब ऐसा तो नहीं कि दुनिया डिवास्टेट कर जाएगी। उस पर शायद अल्बर्ट आइंस्टाइन कुछ कंक्लूसिवली नहीं कह पाया था, मतलब नहीं बोल पाया था, मतलब ये नहीं एश्योर किया था कि ये कंट्रोल होगा या इसमें कोई खतरा नहीं। तो लास्ट में जहां पर मूवी समाप्त हुआ है वो बहुत, उसका एक सिंबॉलिक मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग नहीं, सिंबॉलिक मीनिंग है कि वंस वी हैव आस्क्ड यू कि व्हाट विल हैपन टू दिस चेन रिएक्शन एंड व्हाट वुड बी इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, बट नाउ I got an answer from you. This chain reaction is uncontrolled. It will never stop. मतलब उसका सिंबॉलिक मीनिंग यह है कि एक बार न्यूक्लियर हथियार बन गया, अब दुनिया में कभी बनना नहीं रुकेगा। और वही मूवी में लास्ट में दिया है कि हर जगह टेस्टिंग हो रही है, एक्सप्लोजन हो रहा है और ओपनहाइमर निराश होकर देख रहा है, और उसी मूवी, वहीं पर मूवी समाप्त हुई। ये बहुत टचिंग मोमेंट था और टचिंग सीन था, क्योंकि देखिए यूएसए ने किया, रशिया ने उसी समय शपथ ली कि हम बहुत जल्दी न्यूक्लियर वेपन ले आएंगे। और हालांकि यूएसए ने उसको, रशिया को संतुष्ट करने के लिए एक बरूज प्लान दिया कि हम इसको यूएनओ के अंतर्गत रख देते हैं। उससे रशिया सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसने अपना प्रोग्राम जारी रखा और 1949 में रूस ने इसका एक्सप्लोजन किया। सोवियत रूस ने एक्सप्लोजन किया 1949 में, और 1953 में ब्रिटेन ने एक्सप्लोजन किया। 1961 में फ्रांस ने एक्सप्लोजन किया। उस समय तक हमारे पास एक इतना बढ़िया न्यूक्लियर साइंटिस्ट था जिसका नाम था होमी जहांगीर भाभा, कि उन्होंने नेहरू की सरकार को इतना तक एश्योर किया था कि हम बहुत कम कीमत पर न्यूक्लियर वेपन्स बना लेंगे, लेकिन नेहरू ने उसे अनुमति नहीं दी। और 1964 में चीन ने एक्सप्लोजन कर लिया। जब चीन ने एक्सप्लोजन किया तो फिर पश्चिमी शक्तियों के कान खड़े हो गए। उन्हें लगा कि अरे अब तो नॉन व्हाइट कंट्री भी बनाने लगे। तब अंत में आप देखते हो कि वो उसको रोकने की, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को प्रिवेंट करने के लिए तरह तरह के स्टेप्स उठाने लगे, और उसी में कई तरह के मेजर्स लिए गए उनके द्वारा। लेकिन ये रुका नहीं, या तो ओवर्टली या कवर्टली दुनिया में एक्सप्लोजन चलता रहा। अब देखिए नौबत यह आई कि जब 1971 के वॉर के समय यूएसए ने चीन को डिप्यूट किया कि वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स बनवाए, और इंडिया की मजबूरी हुई कि इंडिया ने एक्सप्लोजन किया, और फिर इंडिया की मजबूरी हो गई कि उसने न्यूक्लियर वेपन्स के लिए एक्सप्लोजन किया। इजराइल ने उसको एक्वायर किया सीक्रेटली, और ईरान उसके लिए प्रयास कर रहा है। पूरी दुनिया में आज न्यूक्लियर हथियार स्केलेट कर रहा है। जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम्बार्डमेंट हुआ था वह तो मात्र 28,000 टीएनटी का था, लेकिन आज लैक्स एंड मिलियंस ऑफ टीएनटी का हथियार है। आप समझ सकते हो कि हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन्स क्या हो सकता है इस दुनिया को, कितनी बार ये दुनिया डिवास्टेट होगी, हम काउंट नहीं कर सकते आज की तारीख में। तो मैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, हमने यह बात आपको बताने का प्रयास किया कि जापान पर जो परमाणु हमला हुआ उसके पीछे अमेरिकी राजनीति कुछ और थी। वह जापान पर हमला नहीं था, वह सोवियत रूस पर हमला था। इसलिए कहा जाता है कि दिस bombardment on Japan heralded a phase of end of Second World War, but the beginning of the Cold War. जो जापान पर जो बम्बार्डमेंट हुआ है उसने जहां तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर को एंड किया, इट एंडेड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बट स्टार्टेड अ कोल्ड वॉर। मतलब एक वॉर समाप्त नहीं हुआ, इसने दूसरे वॉर को जन्म दे दिया और दुनिया शीत युद्ध का शिकार हो गई। तो आज मैं यही रुकना चाहूंगा, और मैं फिर एक बार आपको याद दिलाऊं कि मेरे लेक्चर के मकसद को समझिए।
मैं कोई टॉपिक विशेष पर इंफॉर्मेशन देने नहीं आता हूँ। इंफॉर्मेशन देने का तो मतलब हुआ कि ऐसे तो फिर जुगनू को पकड़ने के बराबर है कि मैं एक रात में 10 जुगनू को पकड़ूं, 10 फिर उड़ते जा रहे हैं। मैं आपके सोचने के तरीका, सोचने के अंदाज को बदलना चाहता हूँ, आप में क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करना चाहता हूँ। इसलिए आप इस लेक्चर के मकसद को समझेंगे। अब रह गई इंटरटेनिंग लेक्चर की बात, तो उस पर को भी मैं प्लान कर रहा हूँ, कुछ इस तरह की चीजें मैं लाऊंगा, उसका मैं इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा। आज मैं यही रुकता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।